हेलो एंड वेलकम। आज हम ब्रॉन्टे सिस्टर्स के बारे में पढ़ेंगे जो शार्लट, एमिली और ऑन एन ब्रॉन्टे हैं। तीनों ऑथर्स जो हैं इन्होंने नॉवेल्स लिखे थे 19th सेंचुरी में विक्टोरियन इंग्लैंड में। और विक्टोरियन इंग्लैंड की शार्लट ब्रॉन्टे और एमिली ब्रॉन्टे खासकर काफ़ी मानी जाती हैं और उनके जो नॉवेल्स हैं खासकर जेन एयर और वुदरिंग हाइट्स बहुत पॉपुलर हैं और ओवर द एजेस और भी पॉपुलर होते जा रहे हैं। तो ये तीनों बहनें यॉर्कशायर को बिलोंग करती हैं। और यॉर्कशायर जिस तरह की मैंने पिक्चर दिखाई है इस तरह का एक लैंडस्केप है और ये लैंडस्केप उनके नॉवेल्स में भी बार बार आता है। तो जो तीनों बहनें हैं, शार्लट 1816 में हुई थी, एमिली 1818 में और उसके 4 साल बाद एन 1820 में। और इन तीनों नॉवलिस्ट को स्टार्टिंग में इन्होंने पोइट्री लिखी और पोइट्री इनकी खास नहीं चली, लेकिन इन्होंने बाद में जब नॉवेल्स लिखे और ख़ासकर जेन एयर की सक्सेस के बाद ये बहुत पॉपुलर हो गई। और इनिशियली इन्होंने सूडोनिम्स का यूज़ किया। सूडोनिम्स जिसे कहते हैं फॉल्स आइडेंटिटी का यूज़ किया, फॉल्स मेल नेम्स के यूज़ किया। और इन तीनों के मेल नेम्स थे शार्लट का करल बेल, एमिली का एलिस बेल और एन का एक्टन बेल। इन तीनों ने ये सूडोनिम्स यूज़ किए। और शार्लट की जेन एयर बहुत पॉपुलर हुई, एमिली की वुदरिंग हाइट्स बहुत पॉपुलर हुई और एन की एग्नेस ग्रे भी काफ़ी पॉपुलर रही। इन तीनों में शार्लट सबसे बड़ी थी और उनकी नॉवल जेन एयर, उसको बिल्डुंग्स रोमान कहते हैं। बिल्डुंग्स रोमान उस जॉनर को कहते हैं जहाँ किसी की स्टोरी, किसी इंसान की स्टोरी बताई जाती है उसके बचपन से लेकर उसकी पूरी लाइफ तक, तो उसे बिल्डुंग्स रोमान कहते हैं। और जेन एयर एक बिल्डुंग्स रोमान की तरह देखा जाता है, या जिसे आप ऑल्सो ये भी कह सकते हैं कि वो एक कमिंग ऑफ एज नॉवल है। और एमिली ब्रॉन्टे की एक वुदरिंग हाइट्स थी, जो उन्होंने एक लव स्टोरी लिखी थी, एक बहुत ही फायरी रोमांस लिखा है जो यॉर्कशायर मोर्स के ऊपर, उस लैंडस्केप के ऊपर बेस्ड है। और एन ब्रॉन्टे ने एग्नेस ग्रे लिखी थी जिसमें वो अपने प्रोफेशन, जैसे कि वो गवर्नेंस थी और लंबे टाइम तक एन गवर्नेंस रही थी, तो उन्होंने इस प्रोफेशन के बारे में अपनी नॉवल में लिखा है। तो उनके फादर पैट्रिक ब्रॉन्टे एक आयरिश पर्सन थे और आयरलैंड से आके वो इंग्लैंड में सेटल हुए थे और वो काफ़ी अपने टाइम के हिसाब से बहुत वेल एजुकेटेड थे। और आयरलैंड से ब्रिटेन में आके सेट होना और एक रिस्पेक्टेबल फैमिली बना पाना एक अपने आप में एक चैलेंज था। और पैट्रिक ब्रॉन्टे ने वो किया था और उनकी पूरी फैमिली, जो कि 6 लोगों की फैमिली थी, वो सब एक पैरिश में रहते थे। और वो जिस टाउन में रहते थे उसका नाम था हावर्थ। हावर्थ उस समय एक ग्रोइंग इंडस्ट्रियल टाउन था और इस समय आप जानते होंगे कि एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का टाइम है 19th सेंचुरी में, और बहुत से मिल्स, बहुत से इंडस्ट्री सेटअप हो रहे हैं और इस टाइम पे पॉपुलेशन भी बढ़ रही है। और इस समय हाइजीन के मामले में दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट affected, or the worst affected places in terms of public hygiene in England, and a lot of people die because of poor hygiene and also because of contaminated water. तो एक टाइम पे ये था कि एक एपिडेमिक की तरह वहाँ पे बहुत से बच्चे, बहुत से लोग मर रहे थे क्योंकि वहाँ का वाटर सप्लाई बहुत ख़राब हो गया था। मैं ये चीज़ें इसलिए बता रही हूँ कि हावर्थ का अपना टाउन भी इस वजह से इनफेमस है, जहाँ पे वो रहती थी इस वजह से इनफेमस है कि वहाँ पे सैनिटरी कंडीशंस बहुत ख़राब थी और वहाँ पे बहुत से लोग मर चुके थे। और हालांकि उनकी फैमिली में इसका डायरेक्ट असर नहीं हुआ, लेकिन इस एपिडेमिक के बाद उनकी मदर की बहुत जल्दी ही डेथ हो जाती है। और उनकी मदर की जब डेथ होती है तो उनके बच्चे बहुत छोटे हैं। जो सबसे 2 बड़ी डॉटर्स हैं, बड़ी डॉटर्स का नाम है मरिया और एलिज़ाबेथ। ये 2 बड़ी डॉटर्स हैं और उसके बाद आती हैं शार्लट, एमिली और एन, और उनका एक भाई भी है ब्रैनवेल। ये सब बच्चे हैं और उनके बच्चे बहुत छोटे हैं जब उनकी डेथ हो जाती है। और उनकी स्कारलेट फीवर से डेथ होती है और आज के टाइम पे कहते हैं कि उन्हें कैंसर था। दोनों चीज़ें कुछ भी हो सकती है, लेकिन उनकी बहुत जल्दी डेथ हो जाती है और जाहिर सी बात है बच्चों पे इसका असर होता है। और जब उनकी डेथ होती है तो वो, उनके सबसे बड़ी डॉटर मरिया सिर्फ 7 ईयर्स की हैं और एन सिर्फ 2 साल की हैं। उनकी डेथ के बाद पैट्रिक ब्रॉन्टे जो हैं
बहुत विड्रॉन हो जाते हैं और बच्चों के लिए ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, और थोड़े से समय बाद वो उन्हें कोवन ब्रिज में क्लाजी डॉटर स्कूल में भेज देते हैं। अब ये क्लाजी डॉटर स्कूल अपने आप में एक मशहूर स्कूल इसलिए बन गया कि वहाँ की कंडीशंस भी ख़राब थी, और वहाँ जो बच्चे थे जो पढ़ रहे थे, वो क्लाजी डॉटर स्कूल है, मतलब चर्च में जो लोग काम करते हैं उनकी लड़कियों का, उनकी बेटियों का स्कूल है, उनकी बेटियों को वहाँ भेजा जाता है। और इस स्कूल में चिल्ड्रन आर अंडर फेड, वो बहुत से उनको अनसैनिटरी कंडीशंस में रखा जा रहा है, और एक समय पे ये रियल बात है कि वहाँ पे इतना पुअर न्यूट्रिशन था कि 45 आउट ऑफ 80 गर्ल्स व इन्फेक्टेड। तो बहुत से बच्चों को वहाँ टाइफस फीवर होता गया और बहुत से लोग वहाँ मर रहे थे, अनफॉर्चुनेट सी बात है। और यहाँ भी जो उनकी दो बड़ी सिस्टर्स हैं, शार्लट और एमिली की दो बड़ी सिस्टर्स मरिया और एलिज़ाबेथ, उनकी जल्दी डेथ हो जाती है ट्यूबरकुलोसिस की वजह से, और कहीं ना कहीं उनका स्कूल इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और शार्लट जब जेन एयर लिखती हैं तो वो लोवुड नाम का एक स्कूल बताती हैं जिसमें मिस्टर ब्रोकलहर्स्ट जो रिप्रेजेंटेटिव हैं हिपोक्रेसी और क्रूअल्टी के, वो सब इंस्पायर्ड हैं कोवन ब्रिज स्कूल से, और वहाँ उचकलाजी डॉटर स्कूल से। और यहाँ का जो उनका एक्सपीरियंस है वो उनकी रियल लाइफ को बहुत अफेक्ट करता है। पर क्योंकि शार्लट और एमिली भी स्कूल में पढ़ रही हैं, उनके फादर को रियलाइज़ होता है कि यहाँ कंडीशंस ठीक नहीं है, उनको वो जल्दी से बुला लेते हैं। शार्लट और एमिली भी जब वो उन स्कूल से वापस आती हैं काफ़ी बीमार हैं, लेकिन वो रिकवर कर जाती हैं, लेकिन उनकी बड़ी बहनें रिकवर नहीं कर पाती और उनकी डेथ हो जाती है। तो बहुत छोटी उम्र में ही शार्लट, एमिली, एन और ब्रैनवेल ने अपनी फैमिली में 3 डेथ्स देखी, और ये उनकी लाइफ को बहुत अफेक्ट करता है। अब वो कुछ समय तक अपने घर में ही रहते हैं क्योंकि और कोई ऑल्टरनेटिव उनके फादर को नहीं नज़र आता उन्हें स्कूल्स भेजने का, तो वो घर में ही रहते हैं। तो ये जो बच्चे हैं एक दूसरे को कंपनी देते हैं, एक दूसरे के लिए प्लेजर और एंटरटेनमेंट के लिए लिखते हैं, क्योंकि उनके फादर को वो अप्रिशिएट नहीं करते कि वो नॉवेल्स लिखें या स्टोरीज़ लिखें, तो वो बहुत छोटी छोटी हैंड राइटिंग में अपने फादर से छुपा के नोटबुक्स में कहानियाँ लिखा करते थे और एक दूसरे को सुनाया करते थे या डिस्कस किया करते थे। वो फार ऑफ लैंड्स के बारे में लिखते थे, और उनकी राइटिंग्स में जो यॉर्कशायर मोर्स हैं उनका बहुत असर होता था। यॉर्कशायर मोर किसे कहते हैं? जो मैंने लैंडस्केप की फ़ोटोज़ दिखाई हैं, इस तरह का लैंडस्केप उनके स्टोरीज़ में बहुत आता है। खासकर एमिली ब्रॉन्टे का वुदरिंग हाइट्स जो है इस तरह के लैंडस्केप पे बेस्ड है, और इसका काफ़ी इन्फ्लुएंस उनके राइटिंग पे भी दिखता है। तो वो इस तरह के लैंडस्केप के बारे में बहुत लिखते हैं। और अगर आपने जेन एयर पढ़ी है तो आप ये भी जानते होंगे कि वो लैंडस्केप्स को और वेदर को बहुत डिस्क्राइब करती हैं, क्योंकि वो रियलिज्म को भी बिलोंग करती हैं एज ए जॉनर। विक्टोरियन रियलिज्म भी आता है उनकी काम में, तो वो बहुत डिस्क्राइब करती हैं लैंडस्केप को भी। तो बहुत जल्दी ये बच्चे छोटी छोटी राइटिंग्स में, जैसे कि मैंने ये पिक्चर में भी दिखाया, छोटी छोटी राइटिंग में लिखते थे ताकि अपने फादर से छुपा पाएँ। काफ़ी समय बाद वो फिर स्कूल जाने को उनको मिलता है, और वो गवर्नेंस बनने के लिए जाती हैं तीनों लड़कियां। और वहाँ भी एमिली जो है सेट नहीं हो पाती, और एमिली के बारे में कहा जाता है कि वो अपने घर के बाहर बिल्कुल भी कहीं भी होती थी तो वो होम सिक फील करती थी। उनके भाई जो हैं ब्रैनवेल, वो लंदन चले जाते हैं स्टडी करने के लिए आर्ट, और वो पेंटर बनना चाहते हैं। मैं एक ये पिक्चर दिखाती हूँ जो ब्रैनवेल ने बनाई है, और उसमें तीनों ने उन्होंने अपनी बहनों को बनाया है, शार्लट, एमिली और एन। मोस्ट प्रोबेबली शार्लट ब्रॉन्टे के लिए ये वाली पिक्चर दिखाई जाती है अक्सर। और शार्लट की एक्चुअली में हाइट जो थी वो कम थी, और कहते थे कि वो बहुत देखने में, वो उनकी कन्वेंशनल प्रिटीनेस नहीं है, वो उतनी देखने में काफ़ी प्लेन फीचर्स, जैसे विक्टोरियन इंग्लैंड में इस भाषा में कहते थे कि वो प्लेन फीचर्स हैं, और वो अपने ही जैसी हीरोइन बनाना चाहती थी। तो जेन एयर में उनकी जो हीरोइन है वो भी शार्लट की तरह शॉर्ट हैं, और वो भी शार्लट की तरह बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं बहुत प्रिटी नहीं है। वो जानबूझ के इस तरह का कैरेक्टर लिखना चाहती थी जो उनकी रियल लाइफ से इंस्पायर्ड हो।
और ब्रैनवेल ने अपने लिए ये पिक्चर बनाई है। ब्रैनवेल जब लंदन गए वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए और इनफैक्ट वो अल्कोहल और ओपियम के एडिक्ट बन गए। क्योंकि ब्रैनवेल कुछ सक्सेसफुल नहीं हो पाए, जो तीनों बहनें हैं वो अपने आप को फेंड करने के लिए वो गवर्नेंसिंग जॉब्स या टीचिंग जॉब्स ट्राई करती हैं, पर बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाती हैं। वो उसके बाद एक अपना खुद का स्कूल भी स्टार्ट करने की कोशिश करती हैं, यहाँ भी वो खास सक्सेसफुल नहीं हो पाती हैं। इवेंचुअली वो डिसाइड करती हैं कि वो ब्रसल्स जाएँ बेल्जियम में जर्मन और फ्रेंच लर्न करने के लिए। और यहाँ भी जैसे मैंने कहा कि अब एमिली अपने घर से बाहर बिल्कुल भी खुश नहीं रहती थी, यहाँ भी एमिली बहुत खुश नहीं रह पाई। लेकिन शार्लेट उस समय एक टीचर हैं उनकी जिससे वो बहुत प्रभावित होती हैं और उनको बहुत से लव लेटर्स लिखती हैं। उनका नाम है कॉन्स्टेंटिन हेगर। इनफैक्ट जो शार्लेट की पहली बुक है, जो वो प्रोफेसर नाम की एक बुक लिखती हैं, वो भी इस कैरेक्टर से इस इंसान के ऊपर बेस्ड है। तो वो एक अफेक्शन डेवलप कर लेती हैं, वो 1843 वहीं पे बिताती हैं। हालांकि एमिली वापस आ जाती हैं, लेकिन शार्लेट वहीं पे रहती हैं, कोशिश करती हैं कि कोई फ्रूटफुल रिलेशनशिप डेवलप हो जाए, लेकिन हैगर एक मैरिड मैन है और कुछ वहाँ पे हासिल नहीं हो पाता है। इवेंचुअली ब्रैनवेल वहाँ पे रेलवेज धीरे धीरे बहुत डेवलप हो रही हैं। अगर आपको पता होगा विक्टोरियन इंग्लैंड में रेलवेज एक ऐसा टाइम था जब रेलवेज बहुत अच्छे से सेटअप हो रही थी, तो रेलवे क्लर्क की जॉब ब्रैनवेल को मिल जाती है और वो वहाँ पे सेट हो जाते हैं और काफ़ी समय तक उनकी सिचुएशन जो है इम्प्रूव हो जाती हैं। लेकिन ये भी उनके लिए सक्सेसफुल नहीं हो पाता है और उनको डिसमिस कर दिया जाता है, क्योंकि उनके ऊपर शक हो जाता है उनके दूसरे एम्प्लॉयज़ का कि उन्होंने मनी स्टील किया है। और स्लोली स्लोली ब्रैनवेल जो है एक अल्कोहल और ओपियम एडिक्ट बन जाते हैं और कम्प्लीटली अपनी फैमिली पे डिपेंड हो जाते हैं। उनकी एक डॉक्यूमेंट्री में ये भी दिखाया है कि वो अपनी फैमिली को बहुत परेशान करते हैं, जगह जगह से डेट ले लेते हैं, बहुत से क्रेडिटर्स उनको परेशान करते हैं। तो ये फैमिली काफ़ी मुसीबतों से गुजर रही है इस समय तक। अब उनका कोई भी जो भी उन्होंने ट्राई किए थे, स्कूल शुरू करना, गवर्नेंस बनना या ब्रसल्स जाना, कुछ भी उनको सूट नहीं कर रहा है। तो अब वो सोचते हैं कि इनकम के लिए, सोर्स ऑफ इनकम के लिए वो पोएट्री लिखें। और यहाँ पे शार्लेट को एमिली की पोएम्स मिलती हैं, वो कोशिश करती हैं कि वो अपनी पोएम्स लिखें और उन्होंने अपनी पोएम पब्लिश करी। यहाँ उन्होंने सूडोनिम्स का इस्तेमाल किया, जैसे फॉल्स आइडेंटिटी का इस्तेमाल किया। शार्लेट नाम यूज़ करती हैं करर बेल, एमिली यूज़ करती हैं एलिस बेल और एन यूज़ करती हैं एक्टन बेल का नाम, और ये पोएम्स पब्लिश करती हैं। लेकिन ये पोएम्स खास नोटिस नहीं की जाती। हालांकि ये पोएम्स अच्छी हैं, फिर भी इन पोएम की वॉल्यूम नहीं बिक पाती। पर फिर भी क्योंकि ये पोएम्स समवॉट सक्सेसफुल, उनको पोएम्स लिखने के बाद एक इंथुजियाज्म मिलता है और वो तीनों एक एक नॉवल लिखती हैं। एमिली वुदरिंग हाइट्स लिखती हैं, एन एग्नेस ग्रे लिखती हैं और शार्लेट द प्रोफेसर लिखती हैं। द प्रोफेसर कॉन्स्टेंटिन हेगर के ऊपर बेस्ड है और वो अपना ब्रसल्स का एक्सपीरियंस लिखती हैं, बेल्जियम जाने का एक्सपीरियंस अपने नॉवल में लिखती हैं। वुदरिंग हाइट्स और एग्नेस ग्रे पब्लिश हो जाती है, लेकिन शार्लेट के जो नॉवल है प्रोफेसर, उसको कोई पब्लिशर नहीं मिलता है। हाँ, वो 9 पब्लिशर्स के पास जाती हैं, लेकिन कोई भी उनकी नॉवल को पब्लिश करने के लिए नहीं तैयार। और यहाँ वुदरिंग हाइट्स और एग्नेस ग्रे भी बहुत सक्सेसफुल नहीं हो पाती हैं, बहुत से लोग उसको पसंद नहीं करते हैं। इतने में उनके फादर को कैटरैक्ट ऑपरेशन की ज़रूरत है और शार्लेट उन्हें मैनचेस्टर लेके जाती हैं। मैनचेस्टर में क्योंकि उनके फादर को बहुत डार्क में रहना है, कुछ समय तक अंधेरे में रहना है, इस समय शार्लेट जेन एयर लिखती हैं। अंधेरे में रहते हुए अपने फादर के साथ वेट करते हुए वो जेन एयर लिखती हैं और जेन एयर इमीडिएटली पब्लिशर्स, लंदन के पब्लिशर्स एक्सेप्ट कर लेते हैं और इट बिकम्स एन इमीडिएट सक्सेस। अब जाके उनका काम सक्सेसफुल होना शुरू होता है और जेन एयर की सक्सेस के बाद लोग नोटिस करते हैं कि एक्टन और एलिस बेल ने भी 2 किताबें लिखी हैं, तो वुदरिंग हाइट्स और एग्नेस ग्रे भी नोटिस की जाती है।
और धीरे धीरे उनकी तीनों नॉवेल्स जो हैं काफ़ी समझी जाती हैं, काफ़ी अप्रिशिएट की जाती हैं, बट जेन एयर सबसे ज़्यादा मशहूर है तीनों में। इतने में एंड द टेनेंट ऑफ विंडफेल हॉल लिखती है, जो उनके भाई के एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड है। और ये तीनों नॉवेल्स धीरे धीरे सक्सेसफुल हो रही हैं, लेकिन सब लोग समझते हैं कि ये तीनों ही एक ही ऑथर हैं। कुछ लोग समझते हैं कि कारटर एलिस और एक्टन बेल एक ही ऑथर है, और वो चाहती हैं कि ये जो रियल आइडेंटिटी उनकी बाहर आए, और शार्लेट एमिली को कहती हैं और एन को कहती हैं कि वो आइडेंटिटीज उनको अपनी बता देनी चाहिए आगे। लेकिन एमिली अग्री नहीं करती हैं, और वो चाहती हैं कि वो एलिस बेल के नाम से ही हमेशा लिखती रहें। और टुवर्ड्स द एंड इन लड़कियों को, इन बहनों को, इन ऑथर्स को काफ़ी फेम मिल जाती है, लेकिन वो भी शॉर्ट लिव रहती है। जेन एयर रिलीज़ होती है 1847 में, और ब्रैनवेल जो कि मैं बता चुकी हूँ कि काफ़ी उनकी हालत ख़राब थी, वो ओपियम एडिक्ट थे, उनकी डेथ हो जाती है अगले ही साल। और अगले ही साल एमिली ब्रॉन्टे की भी दिसंबर में डेथ हो जाती है, और उसके अगले साल 1849 में एन की भी डेथ हो जाती है। तो एक के बाद एक के बाद एक, जैसे ही उनको सक्सेस मिल जाती है, उसके थोड़े ही बाद दोनों बहनों की भी डेथ हो जाती है और भाई की भी डेथ हो जाती है। लेकिन शार्लेट जो हैं वो लिखती रहती हैं। शार्लेट ने विलेट लिखी 1853 में, जो पब्लिश हुई, और उनकी शादी हुई आर्थर निकल से 1855 में, और वो शादी जो है उनके फादर की विशेस के अगेंस्ट थी। और उनके फादर जो है उनकी वेडिंग सेरेमनी भी अटेंड नहीं करते। खैर, शार्लेट अपनी ये वाली लाइफ से भी काफ़ी खुश हैं, और इमिडिएटली वो प्रेग्नेंट भी हो जाती हैं 1855 में। और उनका जो एक और नावल है वो भी पब्लिश होने के लिए तैयार, जो पिछला वाला नावल है वो भी पब्लिश होने के लिए एक्सेप्ट हो जाता है। लेकिन 1855 में उनकी कॉम्प्लिकेशंस की वजह से, प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशन की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। और उनका जो प्रोफेसर, जो उनका पहला नावल है, वो पोस्टमसली यानी उनकी डेथ के बाद पब्लिश होता है 1857 में। तो ये थी ब्रॉन्टे सिस्टर्स की कहानी। ये तीनों बहनें बहुत टैलेंटेड थी, वो शायद और लिखती तो और उनकी कुछ नॉवेल्स मशहूर हो जाती, बट ऐसा कुछ हो नहीं पाया। प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आप मुझे बताइए कि आपको और कौन से ऑथर्स के बारे में या नॉवेल्स के बारे में जानना है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।